नमस्कार साथियों, मेरा नाम आशीष सैनी। मैं स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल द नैमिशन एकेडमी में। बहुत टाइम हो गया है, वीडियोस नहीं आई, करीब 6 महीना हो गया है। 6 महीने से मैंने कोई वीडियो नहीं डाली। इसके बहुत से कारण हैं और समय न बर्बाद करते हुए, संविधान का थोड़ा और आगे बढ़ाते हुए, संविधान में हम लोग अंतरिम सरकार का गठन कर चुके थे। आज हम लोग पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। संविधान सभा का गठन। संविधान सभा के गठन की बात हो रही थी। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में सर हेनरी मैन ने ये बात की थी। सर्वप्रथम संविधान सभा की अगर बात करें तो सबसे पहले विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन ने। तो पढ़ लिखेंगे, सर्वप्रथम विचार किसने दिया था? सर हेनरी मैन। सर हेनरी मैन ने सबसे पहले संविधान सभा का विचार दिया था। उसके बाद अगर बात करें कि जो अंग्रेज लोग थे, अंग्रेजों ने सबसे पहले संविधान सभा का गठन भारत में हो, इस बात को कब स्वीकार किया था? तो अंग्रेजों ने इस बात को स्वीकार किया था 1940 में, अर्थात 1940 में यह स्वीकार किया था। 1900 सर्वप्रथम अंग्रेजों ने संविधान सभा के गठन की मांग को स्वीकार किया। कब किया? 1940 में, 1940 में। और 1940 में हमने कुछ पढ़ाया था आपको। 1940 में अगस्त प्रस्ताव आता है। अगस्त प्रस्ताव में ही कहा गया था कि भारतीयों का एक अलग संविधान होगा। ठीक है, तो नीचे लिख लेंगे, इसे ब्रैकेट में लिख लेंगे, अगस्त प्रस्ताव। 1940 को अगस्त प्रस्ताव भी कहते हैं। फिर बात करते हैं कि संविधान सभा के बारे में ऐसी कौन सी पार्टी थी जिसने सबसे पहले कहा था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए? तो वह थी स्वराज पार्टी। कौन थी? स्वराज पार्टी। स्वराज पार्टी सर्वप्रथम। यहां पर सर्वप्रथम का मतलब यह है कि जो पार्टियां थी, पार्टियों में सबसे पहले स्वराज पार्टी थी जिसने संविधान सभा के बारे में बात की थी और कहा था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, इसकी मांग की थी। वो कौन थी? स्वराज पार्टी। ये किसकी पार्टी थी? इसके मुख्य कौन थे? तिलक। फिर बात करते हैं कि ऐसे कौन से व्यक्ति थे। अब देखो, पार्टी की बात हो गई है, अंग्रेजों की बात हो गई है, अंग्रेजों ने कब सबसे पहले माना, ये बात हो गई है। अब बात करते हैं कि ऐसे कौन से पहले व्यक्ति थे जिन्होंने अंग्रेजों के सामने प्रस्ताव रखा था कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए, मतलब मांग रखी थी कुल मिलाकर। तो वो थे पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन? पंडित मोतीलाल नेहरू। कौन थे? पंडित मोतीलाल नेहरू थे जिन्होंने सर्वप्रथम, कौन थे? इसके इनके आगे लिख लीजिए, व्यक्ति, सर्वप्रथम व्यक्ति किसकी? संविधान सभा की मांग करने वाले ये सर्वप्रथम व्यक्ति थे। अब बात करते हैं कि जो संविधान आया, मतलब औपचारिक रूप से इसको सबसे पहले कहाँ पर लागू किया गया था? संविधान सभा, भारत में बात हो रही थी कि संविधान सभा का गठन हो। ठीक है, और उसके बाद में अन्य देश, कौन से ऐसे देश थे जहाँ पर औपचारिक रूप से, व्यवहारिक रूप से लागू हो चुका था संविधान सभा लागू हो चुकी थी? वो थे आपके अमेरिका और फ्रांस। अमेरिका एंड फ्रांस में व्यवहारिक रूप से, अमेरिका और फ्रांस में व्यवहारिक रूप से संविधान आया।
मतलब यहाँ पर जब संविधान सभा की गठन की बात हो रही थी तब व्यवहारिक रूप से अमेरिका और फ्रांस में संविधान आ चुका था। ठीक है, फिर उसके बारे में बात करते हैं आगे कि 1942 में अच्छा ये बात करते हैं कि ये स्वराज पार्टी वाला या 1942 था, 1924। स्वराज पार्टी ने 1924 में मांग की थी कि संविधान सभा का गठन होना चाहिए। ठीक है, बहुत पहले मांग कर चुके थे। अगस्त प्रस्ताव में 1940 में अंग्रेजों ने माना कि चलो ठीक है, बात इनकी मानी जाए और संविधान सभा का गठन किया जाए। फिर आगे बात करते हैं कि 1942 में क्रिप्स मिशन, 1942 में क्रिप्स मिशन ने संविधान सभा की मांग को स्वीकार किया या कह सकते हैं कि व्यवहारिक रूप दिया। संविधान सभा की बात को स्वीकार किया। अगर आप लोगों को राइटिंग ना समझ आ रही है तो उसके लिए क्षमा चाहते हैं, हमारी राइटिंग ऐसी ही है और थोड़ा कंप्रोमाइज़ कर लीजिएगा। फिर बात करते हैं कि क्रिप्स मिशन ने 1942 में इसकी बात को स्वीकार किया। फिर 1946 में कैबिनेट मिशन प्रस्ताव द्वारा इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया गया। देखो, क्रिप्स मिशन ने इसे 1942 में इस बात को स्वीकार किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए, बट 1946 में, कब, 1946 में किसने, क्रिप्स मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन ने इसे व्यवहारिक रूप प्रदान किया। व्यवहारिक रूप प्रदान किया। ठीक है, अब 1946 आ गया है। 1947 में आज़ादी मिली थी, सारे जानते हैं। अब 1946 आ गया है। अब संविधान सभा के बारे में बात हो रही, व्यवहारिक रूप प्रदान कर दिया गया है। अब इसमें अब भाई संविधान सभा का गठन हो रहा है, उसमें कुछ सदस्य भी चाहिए, कुछ समितियां भी बनेंगी, उनको अलग अलग काम भी दिया जाएगा। ठीक है, तो उन सबको देखते हुए बात करते हैं कि कुल सदस्य कितने थे। संविधान सभा के कुल सदस्य 389 थे। तो कुल सदस्य 389 थे, अर्थात 389 इसके टोटल मेंबर थे। इसका चुनाव जो हुआ था, चुनाव कैसे हुआ था, अप्रत्यक्ष रूप से। चुनाव कैसे, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ था। फिर आगे बात करते हैं कि इसमें ब्रिटिश भारत के कितने सदस्य थे, कमिश्नरी एरिया के कितने सदस्य थे, देसी रियासतों के कितने सदस्य थे। तो अगर ब्रिटिश भारत का यहाँ पर मतलब ये है कि जो जहाँ पर अभी पूरे देश को आज़ादी नहीं मिली थी, अभी संविधान सभा के गठन की बात हो रही थी, जहाँ जहाँ अंग्रेजों का आधिपत्य था वो क्षेत्र अभी तक ब्रिटिश भारत के नाम से जाने जाते थे। ठीक है, तो वो आपके थे 292। तो 389 में 292, 292 ये ब्रिटिश भारत के थे, ब्रिटिश भारत के सदस्य थे। ठीक है, फिर आगे बात करते हैं कि 5 सदस्य जो थे, सॉरी 4 सदस्य थे कमिश्नरी एरिया से थे। जो कमिश्नरी हुआ करती थी अंग्रेजों की, कमिश्नरी क्षेत्र। फिर 93 देसी रियासतों से थे, देसी रियासतों से। कुल सदस्य 389, ब्रिटिश भारत से 292, कमिश्नरी क्षेत्र से 4 और देसी रियासतों से 93 कुल सदस्य थे। अब बात करते हैं कि जब इसका चुनाव हुआ, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव हुआ, तो प्रत्यक्ष रूप अप्रत्यक्ष रूप ये सारे हम बता चुके हैं आपको पिछली क्लासों में, तो को बताने की दोबारा जरूरत नहीं है। कांग्रेस को कितनी सीटें मिली थी, कांग्रेस ने कितनी सीटों पर चुनाव लड़ा था और कितनी सीटें मिली थी संविधान सभा के लिए। कांग्रेस 296 पर उन्होंने, उनकी सीट थी कुल, जिस पर उन्हें जीत मिली थी 208 पर, 208 पर विजयी।
208 पर विजयी हुए थे। फिर बात करते हैं मुस्लिम लीग को। मुस्लिम लीग को 73 सीटें मिली थी। मुस्लिम लीग 73 सीटें विजयी, ठीक है, 73 सीटों पर विजयी हुए थे। फिर कुछ समुदाय थे जिनका प्रतिनिधित्व कुछ लोग कर रहे थे, उनके नाम देख लीजिए। थोड़ा ऊपर का रेस करते हैं। समुदाय का प्रतिनिधित्व, सॉरी, समुदाय का प्रतिनिधित्व। समुदाय का प्रतिनिधित्व कौन कर रहा था? फ्रैंक एंथोनी, जो कि एक एंग्लो इंडियन थे, वो एंग्लो इंडियन का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। कौन? फ्रैंक एंथोनी। फ्रैंक एंथोनी किसका प्रतिनिधित्व कर रहे थे? एंग्लो इंडियन, ठीक है। फिर जो पारसी समुदाय था उसका प्रतिनिधित्व कौन कर रहे थे? पीएच मोदी। पीएच मोदी पारसी समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, ठीक है। तो हमने कुछ बात की अभी संविधान के बारे में, सॉरी, संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का विचार पहले किसने दिया, ये सारी बातें करते हुए हम लोग थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं। अब संविधान सभा का जो सभा थी उसमें भाई चयनित हो चुके हैं लोग, उनकी मीटिंग्स भी होगी। मीटिंग्स को हम लोग यहाँ पे कहते हैं अधिवेशन, ठीक है। तो संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन जो था 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 का पहला अधिवेशन हुआ था। संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। और ये कहाँ हुआ था? यह हुआ था दिल्ली में। दिल्ली में हुआ था। इसमें किसने पार्टिसिपेट नहीं किया था? मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया था। तो आगे हम लिख लेंगे मुस्लिम लीग पार्टिसिपेट नहीं किया था, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। इसके अस्थायी अध्यक्ष, क्योंकि स्थायी अध्यक्ष अभी संविधान सभा के नहीं बनाए गए थे, तो अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। कौन थे? अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। अब एक बैठक हुई, उसमें मुस्लिम लीग ने पार्टिसिपेट नहीं किया। फिर बात करते हैं दूसरी बैठक कहां पर हुई। दूसरी बैठक हुई थी इनकी दूसरा अधिवेशन कह सकते हैं, बैठक कह लें, मीटिंग कह लें, अधिवेशन कर लें, बातें की है। दूसरा अधिवेशन ये कब हुआ था इनका? ये होता 11 दिसंबर 1946 को। 11 दिसंबर 1946 को। ये हुआ 9 दिसंबर को। कुछ दिन बाद, दो दिन बाद ही 11 दिसंबर 1946 को दूसरी बैठक हो गई। इसके स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी अध्यक्ष कौन थे? देखो, उसमें अस्थायी अध्यक्ष थे, अब स्थायी अध्यक्ष चुने जा चुके हैं। उनका नाम क्या है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर
राजेंद्र प्रसाद। जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? अब बात करते हैं प्रारूप समिति की। प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति, ये पूछता है कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है? क्योंकि प्रारूप समिति के जो कैसा प्रारूप होना चाहिए संविधान का, इस प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण ही इन्हें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता कहा जाता है। सिर्फ इसी वजह से अगर कोई क्वेश्चन आता है कि पूछता है कि संविधान डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को संविधान का निर्माता क्यों कहा जाता है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे, इसीलिए उन्हें संविधान सभा का निर्माता कहा जाता है। ये पॉइंट लिखने वाला है, लिखेंगे प्रारूप समिति के अध्यक्ष होने के कारण डॉक्टर अंबेडकर को संविधान निर्माता कहा जाता है। संविधान निर्माता कहा जाता है। ये था आपका संविधान सभा के गठन के बारे में बात, ठीक है। और इसमें कुछ सदस्य हैं जो इम्पोर्टेंट थे, पर वो सदस्य मैं अलग से किसी दिन सिर्फ इनके जो मीटिंग्स हुई थी, जो मुख्य सदस्य थे, जो समितियां थी, उनको किसी अलग से मतलब वीडियो बनाकर उसको अलग से बता देंगे, ठीक है। इसमें मैसअप हो जाएगा इस वजह से। तो अगर आज की क्लास आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और लोगों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर आपको अच्छी लगती है वीडियो, लोगों के साथ पहुँचाएँ, लोगों को हेल्प मिलेगी इससे। हो सकता है शायद हेल्प मिले, क्योंकि मैं अपना बेस्ट देता हूँ और कोशिश करता हूँ और भी अच्छा करने की, और आप लोग का सहयोग रहेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। और बस एक बात अनाउंस करना चाहता हूँ आपसे कि ज्योग्राफी, संविधान और आपका हिंदी ये तो मैं पढ़ाऊँगा आपको, पर बायो के लिए मैं एक नए टीचर जो हैं उनको लाऊंगा। आपका बायोलॉजी भी चलेगा, ठीक है। तो आप लोग का बस सहयोग चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।